नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अभी तक हमने किन बातों पर चर्चा की? हम अल्पाधिकार के यानी ओलिगोपोली मार्केट के नॉन कोलिशियो ओलिगोपोली यानी गैर कपट संधायी अल्पाधिकार को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में लेक्चर में गुंजित मांग वक्र मॉडल यानी किन डिमांड कर्व की बात की। इसमें हमने ये बताया कि विकुंचित मांग वक्र मॉडल में जो विकुंचित मांग वक्र मॉडल की कीमत है वो स्थिर होती है या दृढ़ होती है। दृढ़ कीमत कैसे निर्धारित हुई है ना? दृढ़ कीमत कैसे निर्धारित हुई, इसकी व्याख्या किसी भी अर्थशास्त्री ने, प्रोफेसर चाहे वो पॉल सूची हो, उन्होंने नहीं की। उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा कि अगर कोई कीमत अल्पाधिकार बाजार में निर्धारित हो गई है तो कोई भी अल्पाधिकारिक बाजार वाली फर्म उस कीमत में किसी भी प्रकार का समझौता या किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती। एक सवाल आया कि आपने कहा कि अल्पाधिकार बाजार केवल 2 से 10 फर्मों के अगर हैं बाजार में तो ही होती है। 2 से अधिक जहाँ पे 10 से अधिक फर्में हैं वहां पे क्या स्थिति होगी? मित्रों, ये 2 से 10 जो फर्मों की बात है वो एक कॉन्सेप्चुअल है, न कि बहुत ही बिहेवियर या व्यवहारिक। सवाल बना कि क्या ओपेक कंट्री जिसमें 16 देश हैं वर्तमान समय में, वो क्या स्थिति है? उसमें क्या वो जो कार्टेल बना रहे हैं क्या वो अल्पाधिकार बाजार? बिल्कुल, वो अल्पाधिकार बाजार है। यानी अल्पाधिकार बाजार 2 से 10 फर्में जो हम बात करते हैं वो हम सामान्य तौर पे बात करते हैं कि 2 से 10 फर्में होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो ओपेक कंट्री है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक प्राइस कार्टेल बनाया है, कीमतों को लेकर कार्टेल बनाया है। उन्होंने ये तय किया है कि जो क्रूड ऑयल है उन्होंने ये तय कर लिया है कि 49 रुपए 50 रुपए प्रति डॉलर प्रति बैरल मिलेगा। उसका रीजन उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि भाई तीव्र प्रतिस्पर्धा, कच्चा माल है उनके यहाँ पे, है ना? तो वो उसको अगर बाहर बेच रहे हैं तो उनके जो फर्में हैं जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में तीव्र प्रतिस्पर्धा या प्राइस वार से बचने के लिए उन्होंने एक प्राइस कार्टेल, कीमत कार्टेल बनाया और ये तय किया कि ये कीमत रहेगी और जिसको जितना उत्पादन करना है उत्पादन करके बेच सकता है। तो जो हम 2 से 10 फर्मों की बात कर रहे थे वो सामान्य तौर पर बात कर रहे हैं, ना कि कोई ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जब भी सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कितनी फर्में होंगी, तो हम मानते हैं कि कम से कम 10 फर्में होंगी या 2 से 10 के बीच में हम इसको मानते हैं। ठीक है मित्रों, कार्टेल में हमने पढ़ा कि किस तरह से कोई फर्म अपने लाभ को अधिकतम करती है। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे विकुंचित मांग वक्र के ऊपर या विकुंचित मांग वक्र में विकुंचित बिंदु जो के था उसके ऊपर किस तरह से ये आप देख रहे हैं ये विकुंचित मांग वक्र है, कौन सा? डी के डी। जिसमें ऊपर आपने क्या देखा कि के बिंदु के ऊपर जो डी के रेखा है उस पर मांग की कीमत तो अधिक होगी और के बिंदु से नीचे जो मांग रेखा का दूसरा हिस्सा है उसमें मांग की कीमत रोज कम होगी। मित्रों, हमने ये पढ़ा कि किस तरह से जो एमआर रेखा है ये तो किसी फर्म की मांग वक्र हो गया। मांग वक्र रेखा जो है हमने कहा ये विकुंचित है। फिर हमने क्या बात की? हमने कहा जो इसकी सीमांत आगम रेखा होगी, जो मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन है, हमने कहा वो खंडित होगी। खंडित किसके सापेक्ष होगी? हमने कहा खंडित होगी इस केंद्र बिंदु के सापेक्ष। यानी जो कीमत निर्धारित हो रही है ओपी के बराबर हो रही है, मात्रा कितना? ओक्यू के बराबर निर्धारित हो रही है। एमआर आपका खंडित है, खंडित भाग कितना है? आरएस के बराबर है और ये आरएस उतना ही अधिक होगा जितना ऊपर यानी के बिंदु के ऊपर मांग की लोच और के बिंदु के नीचे मांग की लोच के बीच में अंतर जितना अधिक होगा उतना ही अधिक आरएस होगा। फिर हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा कि जो मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है ना, जो मार्जिनल कॉस्ट का वक्र है वो इसके अंदर से होके जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट की लाइन ये हो गई और हमने कहा कि जो संतुलन का बिंदु होगा वो यहीं कहीं पे ई बिंदु पर निर्धारित हो जाएगा। यानी अगर मार्जिनल, आपको मैं आज क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उत्पादन लागतें बढ़ती, मान लीजिए फर्म की उत्पादन लागतें बढ़ रही हैं और जब लागतें बढ़ेंगी तो फर्में क्या सोचेंगी? कीमत बढ़ाने के बारे में सोचेंगी। देखिए, अगर मार्जिनल कॉस्ट रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो, पहली बार में ये MC1 हो गई, मार्जिनल कॉस्ट और बढ़ी, ये बढ़कर क्या हो गई? MC2। और जब ये MC2 हो गई तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि कीमत कैसे, जो कीमत दृढ़ता की स्थिति थी वो भंग हो गई।
मात्रा में कमी आ गई, Q0 मान लीजिए सब Q0 से घटकर Q1 हो गई, प्राइस P0 से बढ़ के मान लीजिए थोड़ी देर के लिए P1 हो गई। आपको क्या मिला? आपको मिला कीमत बढ़ाने पर मांग में कमी आ गई है फर्म के, लेकिन चूंकि लागतें बढ़ रही थी, ऐसे में फर्म ने क्या किया? कीमत को बढ़ा दिया। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कीमत दृढ़ता कैसे भंग हुई? क्या और फर्मों ने इसका मतलब अनुसरण किया है? बिल्कुल। जब किसी भी फर्म की उत्पादन लागत बढ़ती है तो वो फर्म क्या करेगी? अपनी कीमतों को बढ़ाना चाहेगी, और जब वो अपनी कीमतों को बढ़ाना चाहेगी, दूसरी फर्में जो है निश्चित रूप से उनकी भी उत्पादन लागत बढ़ेगी। और चूंकि उत्पादन लागत किसी एक फर्म के लिए नहीं बढ़ती, उत्पादन लागत सभी फर्मों के लिए, जो अल्पाधिकार में सबके लिए बढ़ेगी। और जब सबके लिए बढ़ेगी तो सभी फर्में क्या चाहेंगी? कि सभी फर्में चाहेंगी कि कीमतों को बढ़ाया जाए। और ऐसे में जब कोई एक फर्म कीमत को बढ़ाती है तो दूसरी फर्में भी उसके अनुसरण में अपनी कीमतों को बढ़ा देती है। और जब दूसरी फर्में भी अपनी कीमतों को बढ़ा देंगी तो क्या होगा? जो प्राइस रिजिडिटी की स्थिति थी वो भंग हो जाएगी। अब कीमत दृढ़ता अल्पाधिकार बाजार के नॉन पॉल्यूशिव ओलिगोपोली में, यानी गैर कपट संधाय अल्पाधिकार में नहीं रह जाएगी। कीमत दृढ़ता की स्थिति भंग हो जाएगी। ये तो कब है? जब लागतों में वृद्धि होती है। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? इससे निष्कर्ष निकलेगा कि अगर फर्म की लागतों में वृद्धि होती है तो उससे क्या होगा? कि उनकी मार्जिनल कॉस्ट की जो लाइन है या मार्जिनल कॉस्ट का जो वक्र है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, और जब वो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो क्या होगा? कीमत दृढ़ता की स्थिति भंग हो जाएगी। मोटा मोटा क्या निष्कर्ष निकला? कि अगर लागतों में वृद्धि होती है तो कीमत दृढ़ता की स्थिति भंग हो सकती है। दूसरा डायग्राम आप देखेंगे कब? जब लागतों में कमी हो। क्या लागतों में कमी की स्थिति में क्या होगी? अगर फर्म की लागतों में कमी आ रही है तो ऐसे में कीमत दृढ़ता की जो स्थिति होती है वो बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? इन्होंने कहा कि मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है, प्रारंभिक MC0 है ना? यहाँ पर फर्म क्या है? किसी ई बिंदु पर संतुलन में है। MC MR को नीचे से काट रहा है और MR MC के बराबर है, दोनों शर्तें पूरी हो रही है। अब क्या होगा? अगर लागतों में कमी आएगी तो ऐसे में जो मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है वो नीचे की ओर शिफ्ट होगी, और जब मार्जिनल कॉस्ट की लाइन नीचे की ओर शिफ्ट होगी तो ये घटकर MC1 हो जाएगी। देखिए अभी भी क्या है? कीमत दृढ़ता की स्थिति बनी हुई है। अगर मार्जिनल कॉस्ट लाइन और नीचे जाए तो ये MC2 हो जाएगी। लेकिन अगर उत्पादन लागतों में कमी आ रही है तो फर्में क्या करेंगी? सभी फर्मों की उत्पादन लागत में कमी आ रही है। अगर कोई एक फर्म लागतों में कमी के कारण अगर वो क्या करे? अपनी कीमत में कमी लाए तो दूसरी फर्में भी उसका अनुसरण करेंगी। और हमने आपको पहले ही कहा था, ऐसी स्थिति में क्या होता है? मांग पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ती है। और जब मांग पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? मांग पर्याप्त रूप से न बढ़ने पर सभी फर्में क्या करेंगी? कीमतों को नहीं घटाना चाहेंगी। वो चाहेंगी कि जो कीमत पहले बनी हुई थी OP के बराबर, वो कीमत आगे भी बनी रहे। यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा? कि लागतों में कमी से मार्जिनल कॉस्ट में कमी आएगी, लेकिन इसकी वजह से कीमतें नहीं घटेंगी। और क्या होगा? जो विकुंचित मांग वक्र पर जो दृढ़ कीमत पाई जा रही थी, वो दृढ़ कीमत, वो स्थिर कीमत, वो रिजिड प्राइस बनी रहेगी। आपको मैं एक बार फिर से इसको बता दूं, हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा कि अगर कोई फर्म है उसकी लागत में कमी आ रही है, इसका मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट की लाइन वो नीचे की ओर शिफ्ट होगी, और जो मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है, मार्जिनल कॉस्ट का जो वक्र है वो नीचे की ओर शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये कि फर्म क्या कर सकती है? अपनी कीमतों में कमी ला सकती है। हमने आपसे क्या कहा? कि फर्म अगर अपनी कीमतों में कमी लाएगी तो दूसरी फर्में भी क्या करेंगी? उनकी भी लागतों में कमी आ रही है, वो भी मार्जिनल कॉस्ट उनका भी नीचे की ओर शिफ्ट होगा, वो भी कीमतों में कमी ला सकती है। अगर सभी फर्में कीमतों में कमी लाएंगी तो ये पाती हैं कि मांग बहुत अधिक हद तक बढ़ा नहीं सकती हैं। तो ऐसे में वो क्या चाहती हैं? ऐसे वो चाहती हैं कि भाई भले ही कॉस्ट कम हो गया हो, लेकिन जो हमारी कीमत हो वो पुरानी वाली ही बनी रहे, या हमारी कीमत दृढ़ बनी रहे, यानी प्राइस रिजिडिटी बनी रहे। तो इससे आपको क्या पता चला? कि अगर लागतें बढ़ेंगी तो कीमत दृढ़ता भंग हो सकती है और कीमत बढ़ सकती है, भले ही मात्रा का उत्पादन कम हो करे फर्म, या भले ही कम मात्रा को बेचे। दूसरी स्थिति आपको क्या पता चलती है? कि अगर लागतों में कमी आती है तो मार्जिनल कॉस्ट लाइन नीचे की ओर शिफ्ट होगी। बावजूद इसके फर्म क्या चाहती है? फर्म चाहती है कि कीमत दृढ़ता की स्थिति बनी रहे, क्योंकि कीमतों को घटाकर वह अपनी मांग को बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकती है। ठीक है मित्रों, इतनी बात आपको समझ में आ गई?
नमस्कार मित्रों, अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से अगर किसी भी फर्म के मांग में वृद्धि होती है तो उसका विकुंचित मांग वक्र के कीमत दृढ़ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई फर्म है जिसका प्रारंभिक विकुंचित मांग रेखा क्या है, स्मॉल डी के डी है ना, डी के डी यानी एआर रेखा हो गई उसकी। उसके बाद उसकी जो एमआर रेखा है वो मान लीजिए आर और एस बिंदु पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अंतराल उत्पन्न हो रहा है आर एस के बराबर एमआर रेखा में। ऐसे में जो मार्जिनल कॉस्ट की रेखा होगी वो इसी में से होके जाएगी, आपको संतुलन के लिए पता है। मान लीजिए आपका MC 0 है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट रेखा क्या है, MC 0 है, वो कहां से होके जा रही है, OP कीमत निर्धारित हो रही है और OQ मात्रा निर्धारित हो रही है। देखिए हमने आपसे क्या कहा कि ये मांग में परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए मांग में वृद्धि हो रही है, मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जब आप देखेंगे कि अगर मांग बढ़ रही है तो मांग बढ़ने की स्थिति में क्या होगा कि जो AR रेखा होगी और MR रेखा होगी वो समानांतर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की ओर विवर्तित हो जाएगी। और जब ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी तो आपको सॉरी आपको जो नई मांग रेखा मिलेगी वो D डैश K डैश D डैश मिलेगी। और जब ये नई मांग वक्र रेखा या नई मांग वक्र की विकुंचित रेखा मिलेगी और उसके समानांतर आप क्या पाएंगे, जो MR रेखा है वो बढ़कर MR1 हो गई है। मित्रों जब मांग में वृद्धि की स्थिति होती है तो जो लागत है, लागतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे में जो मार्जिनल कॉस्ट की लाइन प्रारंभिक मांग की स्थिति में थी वही प्रारंभिक मार्जिनल कॉस्ट की लाइन किसके लिए होगी, मांग वृद्धि के बाद दूसरी विकुंचित मांग रेखा के लिए भी होगी। मान लीजिए ये आपका MC 0 है। प्रारंभ में आपने क्या पाया कि OQ मात्रा निर्धारित हुई थी, OP कीमत निर्धारित हुई थी। हमने क्या किया है, हमने किया है मांग में शिफ्ट, मांग में विवर्तन, मांग में ऊपर तरफ विवर्तन कर दिया मांग रेखा में। और जब मांग रेखा ऊपर की ओर विवर्तित हुई तो हमने कहा MR भी उसी के साथ ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए R डैश और S डैश क्या हो गया था, मांग MR के बीच में अंतराल था, MR रेखा में अंतराल था। देखिए कीमत कितनी निर्धारित होनी चाहिए थी, मात्रा निर्धारित होनी चाहिए थी कितनी, OQ1 के बराबर। कीमत कितनी निर्धारित होनी चाहिए थी, OP1 के बराबर। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट रेखा क्या हुई है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट रेखा की वजह से जो कीमत होगी देखिए थोड़ा सा ऊपर, यानी लगभग आप कह लीजिए इतना ऊपर। डायग्राम बनाने में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये कुछ ऐसे है ना, जो MC रेखा है वो यहाँ कहीं काट रही है, MC 0 रेखा। तो कीमत क्या हो गई है, कीमत बढ़कर OP2 निर्धारित होगी। यानी कीमत क्या है, बढ़नी कितनी चाहिए थी, OP1। लेकिन मांग में वृद्धि के बाद हुआ क्या हुआ, मांग में वृद्धि के बाद क्या हुआ, फर्म ने कीमतों को बढ़ाकर OP2 कर दिया। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर क्या होगा, अगर मांग में वृद्धि की स्थिति होगी तो कीमतें दृढ़ कीमत के ऊपर चली जाती हैं। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो दृढ़ कीमत की स्थिति होगी वो भंग हो जाएगी। यानी जो प्राइस रिजिडिटी पाई जा रही थी वो अब अल्पाधिकार के नॉन कोलिशन ओलिगोपॉली में नहीं रह गई है। मित्रों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमने क्या किया है, आप एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। हमने कहा जो प्रारंभिक हमारा जो मांग वक्र रेखा है DKD उचित मांग रेखा है, उसके समानांतर जो हमारी MR रेखा है वो MR 0 है। R और S पर क्या है, ये R और RS भाग खंडित है इसका। MC 0 रेखा यहाँ से होके जा रही है, MC 0 वक्र जो है, जो सीमांत लागतों का वक्र है वो यहाँ से होके जा रहा है, RS भाग से ही होके जा रहा है। ऐसे में जो कीमत निर्धारित हो रही है वो OP निर्धारित हो रही है और जो मात्रा निर्धारित हो रही है वो OQ के बराबर हो रही है। हमने कहा कि अगर बाजार में मांग में वृद्धि हो गई, अगर बाजार में मांग में वृद्धि होती है तो हमने क्या किया, मांग को ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया, मांग ऊपर की तरफ विवर्तित हो गई। उसी के समानांतर हमने MR को भी विवर्तित कर दिया। हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो कीमत निर्धारित होनी चाहिए थी वो OP1 अगर दृढ़ कीमत होती तो OP1 और मात्रा निर्धारित होनी चाहिए थी OQ1 के बराबर। लेकिन क्या हुआ, ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट की रेखा, मार्जिनल कॉस्ट नहीं बदल रहा है, एमसी नहीं, लागतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल मांग में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगा, वो वही बना रहेगा। फिर से ध्यान दो, मार्जिनल कॉस्ट मतलब आपूर्ति पक्ष है, मांग में वृद्धि मतलब मांग पक्ष है। तो ऐसे में आपूर्ति का जो पक्ष है यानी वो एमसी जो फर्म का है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे में जो एमसी लाइन है वो कहाँ काट रही है, वो मान लीजिए कहीं ई बिंदु पर काट रही है। ई बिंदु पर जब संतुलन है वहां कीमत OQ2 निर्धारित हो रही है और जो मांग की मात्रा है वो OQ2 निर्धारित हो रही है। ऐसे में आप क्या पाएंगे कि अगर मांग में वृद्धि होती है तो फर्में विकुंचित मांग वक्र रेखा, जो नई मांग वक्र रेखा प्राप्त हुई है उसके दृढ़ कीमत से या जो रिजिड प्राइस है उससे अधिक कीमतों को बढ़ा देते हैं, भले ही वह उत्पादन की या विक्रय की कम मात्रा को बेचते हैं। दूसरा डायग्राम आप देखिए क्या है। दूसरे डायग्राम में हम ये देखेंगे कि अगर मांग में कमी आ जाती है, मान लीजिए मांग में कमी आ गई है, मांग में कमी होने की स्थिति में क्या होगा। मान लीजिए कोई फर्म है, वो क्या है, उसका जो प्रारंभिक मांग रेखा है वो डी के डी है, ये है प्रारंभिक विकुंचित मांग रेखा। उसके बाद इसका जो एमआर है उसको हमने एमआर 0 से दिखाया और वो क्या कर रही है, आर और एस बिंदुओं पर क्या है, कटी हुई है या कह लीजिए डिसकंटिन्यू, आर और एस बिंदु पर डिसकंटिन्यू है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है, जो मार्जिनल कॉस्ट की लाइन वो इस प्रकार की है MC0। मान लीजिए हमने आपसे पिछले डायग्राम में भी कहा कि अगर मांग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब है ये मांग पक्ष है, इसको आप आपूर्ति पक्ष से नहीं देखेंगे। तो ऐसे में जो मार्जिनल कॉस्ट की का जो वक्र होगा वो पुराना वाला ही बना रहता है, ये मार्जिनल कॉस्ट बना रहेगा और इसी बीच में संतुलन होगा और जो कीमत निर्धारित होगी वो OP के बराबर निर्धारित है और मात्रा OQ के बराबर निर्धारित है। देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए कि मांग में कमी आई है जिससे मांग वक्र पीछे की ओर शिफ्ट हुआ है और नई जो मांग रेखा है, जो नई विकुंचित मांग वक्र रेखा है वो D डैश K डैश D डैश है। उसके समानांतर हमने उसका MR देखा, हमने कहा उसका समानांतर MR1 है। हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है वो उसी से होकर निकल रही है ना। ये जो इसमें मान लीजिए जो MR है उसका जो सांतर भाग या जिसको हम डिसकंटिन्यू पार्ट कहते हैं वो R डैश S डैश है और R डैश S डैश से होकर MC0 जा रही है। ऐसे में जो संतुलन स्थापित होगा वो क्या होगा, उसी कीमत पर लेकिन कम मात्रा पर, यानी अगर यहाँ Q0 है, यहाँ कीमत मात्रा घटकर OQ1 बेची जाएगी जबकि कीमत पुरानी वाली यानी OP0 बनी रहेगी। इससे आपको क्या निष्कर्ष मिलेगा कि अगर मांग में कमी आती है तो मांग वक्र में परिवर्तन के बावजूद या मांग रेखा में परिवर्तन के बावजूद क्या स्थिति प्राप्त होगी, आपको स्थिति ये प्राप्त होगी कि जो कीमत थी, जो विकुंचित कीमत थी वो बनी रहेगी, यानी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मित्रों मैं एक बात आपको फिर से बता दूं कि जो एमसी है उसको आप आपूर्ति पक्ष देखेंगे, उसको मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको आज के लेक्चर से क्या मिला, आपको आज के लेक्चर से ये मिला कि जो प्रोफेसर पाल जी ने दिया, उन्होंने सबसे पहले ये नहीं बताया कि विकुंचित कीमत कैसे निर्धारित होगी। हाँ, उन्होंने इस बात का एनालिसिस किया कि कैसे कोई फर्म संतुलन में होगी, जब कीमत क्या हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, तो कैसे कोई फर्म संतुलन में होगी, इसकी व्याख्या उन्होंने की। और साथ ही साथ उन्होंने लागत पक्ष और मांग पक्ष को ये देखते हुए विश्लेषण किया कि अगर मांग में या लागत में कोई परिवर्तन आता है तो उसका अल्पाधिकार बाजार में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो अल्पाधिकार बाजार का नॉन कलुषियल ओलिगोपोली है यानी गैर कपट संधाई अल्पाधिकार है, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या पता चला कि अगर लागतों में या मांग में अगर वृद्धि होती है, लागत में या मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा, जो दृढ़ कीमत है, जो दृढ़ कीमत की स्थिति थी, जो प्राइस रिजिडिटी की स्थिति थी वो भंग हो जाएगी। जबकि अगर मांग में कमी आती है या लागतों में कमी आती है तो जो दृढ़ कीमत की स्थिति, जो प्राइस रिजिडिटी की स्थिति थी वो बनी रहेगी, यानी कीमत दृढ़ता बनी रहेगी। और अगर मांग में वृद्धि या लागत में वृद्धि होगी तो कीमत दृढ़ता की स्थिति भंग हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने ये पाया कि किस तरह से कोई भी फर्म जो अल्पाधिकार बाजार में काम कर रही है, जो गैर कपट संधाई अल्पाधिकार के अंतर्गत है, तो उसमें हमने प्रोफेसर पाल जी के विकुंचित मांग वक्र मॉडल की व्याख्या की। हमने ये जाना, पिछले क्लास में हमने ये जाना था
कि कैसे कोई फर्म संतुलन की स्थिति में होती है, और आज हमने जाना कि अगर मांग या लागत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसका विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत में किस तरह से मात्रा और कीमत पर प्रभाव पड़ता है, और खास तौर पर कि जो दृढ़ कीमत है वह भंग होगी या नहीं, जो प्राइस रेजिलिटी की स्थिति थी वो बनी रहेगी या समाप्त हो जाएगी। ठीक है मित्रों, अगली क्लास में या अगले लेक्चर में हम किस पर बात करेंगे? अगले लेक्चर में हम हाल और हिच द्वारा दिए गए विकुंचित मांग वक्र मॉडल के ही पूर्ण लागत सिद्धांत की बात करेंगे, जिसमें उन्होंने औसत लागतों को लेकर इस सिद्धांत को, या कह लीजिए कि विकुंचित मांग वक्र का एनालिसिस किया है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो प्रोफेसर पाल स्वीजी हैं वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, यानी वो अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, जबकि जो हाल और हिच का मॉडल है, चूंकि वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो उनका एनालिसिस पूर्ण लागत मॉडल कहलाता है। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही।